नमस्कार छात्रों, आज हम बूढ़ी काकी पाठ 10वां पूरक पठन हिंदी साहित्य के कहानीकार एवं उपन्यासकार प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था। बाल्यकाल से ही आपने लेखन कार्य प्रारंभ किया था। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में आप कहानी के पितामह कहे जाते हैं। आपकी कहानियाँ उपन्यासों में शोषित किसान, मजदूर, स्त्रियों आदि की समस्याओं का विस्तृत चित्रण यहाँ पर मिलता है। हिंदी साहित्य की में उनकी जो प्रमुख कृतियाँ है वह है मानस सरोवर भाग 1 से 8, जंगल की कहानियाँ, कहानी संग्रह, गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, कायाकल्प, ये उनके उपन्यास है। प्रेम की बेदी, करबला संग्राम नाटक, टॉलस्टॉय की कहानियाँ, आजाद कथा, न्याय, चांदी की डिबिया, ये अनुवाद उन्होंने किए हैं। और इस पाठ में उन्होंने इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज में व्याप्त वादा खिलाफी, वृद्धों के प्रति तिरस्कार की भावना पर जोरदार प्रहार किया है। यह कहानीकार ने बुजुर्ग जनों के मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उनके प्रति एक आदर भाव प्रस्तुत किया है। यानी मनुष्य के जीवन में बुढ़ापा आ जाता है, हर व्यक्ति के जीवन में यह बुढ़ापा आने वाला है। और इस बुढ़ापे के जीवन में आने वाले जो लोग हैं वो लोग उनके साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं, और हमें अपने इस बुजुर्गों के प्रति, इन वृद्धों के प्रति तिरस्कार की भावना के बजाय प्रेम की भावना होना अत्यंत आवश्यक होता है। और उसी बात को लेकर हिंदी साहित्य के कहानीकार प्रेमचंद जी ने इस कहानी में वही बात बूढ़ी काकी के माध्यम से हमारे सामने व्यक्त की है। वे कहते हैं, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जुआ स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा है। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रही थी और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता या उसका परिमाण पूर्ण न होता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो ये रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोग न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव का स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। लिखाते समय भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए शब्द बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय उस जमाने में 150-200 रुपये से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का। इसका निर्णय करना सहज नहीं।
बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जब उनकी कोष पर कोई आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी, अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमन साहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूं। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, हाँ काफी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती, तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जीवा कृपान का कदाचित ही प्रयोग करती थी। यानी ये जो कहानी है, यह बूढ़ी काकी की कहानी है। कहानीकार कहते हैं कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। पुनरागमन यानी वापस आना, पुनरागमन यानी वापस आना। जिस प्रकार बचपन होता है हमारा, इस बचपन में जिस प्रकार मनुष्य रहता है, उसी प्रकार कहानीकार कहते हैं कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का वापस आना हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी, और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। और बूढ़ी काकी को स्वाद, जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा यानी कोशिश, चेष्टा यानी कोशिश के सिवा अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए मैंने कितने कष्ट किए, और इसके अतिरिक्त उसे दूसरा कोई सहारा ही नहीं था। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब जो दे चुके थे, यानी आंखों से कम दिखाई देता था, हाथ और पैर नहीं चलते थे, सब जवाब दे चुके थे, और पृथ्वी पर पड़ी रही थी, और घर वालों की कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, और हमेशा पृथ्वी पर पड़ी रहती। हाथ पैर काम नहीं दे रहे थे, आंखों से कम दिखाई देता होगा, तो इसलिए पृथ्वी पर पड़ी रही थी, और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता, या उसका परिमाण पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती, तो ये रोने लगती थी। यानी भोजन का समय टल जाता है, और भोजन के अनुसार उसे परिमाण, मात्रा पूर्ण न होती, अथवा बाजार से कोई चीज लाता और उसे न मिलती, तो वो क्या करती थी? रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना था, वो गला फाड़ फाड़ कर रोती थी, और सिसकी मारकर वो रोती नहीं थी। उसका सिसकना इतना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। इन्हीं बूढ़ी काकी जो है, इस बूढ़ी काकी का जो काल है वो किस प्रकार था? उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था, बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे, अब एक भतीजे के सिवा और कोई न था। यानी बूढ़ी काकी को पति स्वर्ग सिधारे बहुत समय हो गया था, बेटे जी थे तरुण तरुण होकर चल बसे थे, अब एक भतीजा था, उस भतीजे के सिवाय और कोई नहीं था। उसी भतीजे के नाम
उन्होंने सारी संपत्ति लिख दी और उसने क्या कर दिया था, उस भतीजे के नाम सारी संपत्ति लिख दी थी। लिखाते समय यानी संपत्ति देते समय या लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो की दलालों के तरह सब्जबाग थे। सब्जबाग यानी दिखाना। और उन्होंने जो बड़े बड़े झूठे वादे उसका उन्होंने किए थे। यानी शब्दबाद दिखाना मतलब क्या होता है, बड़े बड़े झूठे वादे करना, बड़े बड़े झूठे वादे करना। सिर्फ दिखावा था, शब्दबाद दिखाना है, बड़े बड़े झूठे वादे करना। और उसने समय भतीजे ने उससे बहुत लंबे चौड़े वादे किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन ये सब वादे दिखावट थे। जिस प्रकार कुली टीपू की दलालों के दिखाए हुए शब्दबाग थे, ने बड़े बड़े झूठे वादे उस समय उसके भतीजे ने संपत्ति नाम करते समय किया था। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी, यानी उसकी जो संपत्ति थी उस संपत्ति की वार्षिक आय जो थी, उत्पन्न जो थे, वो 150-200 रुपए से कम न थी उस जमाने में। तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। यानी जिसकी संपत्ति की आय 150-200 रुपए से कम न थी, उस बूढ़ी काकी को समय पर खाना मिलता नहीं था। मिलता तो वो भरपेट नहीं मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का इसका निर्णय करना सहज नहीं। यानी उसके भतीजे का नाम क्या है, पंडित बुद्धिराम। और पंडित बुद्धिराम की पत्नी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा, इन दोनों के या इन दोनों का अपराध था या इसका निर्णय करना सहज नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर कोई आँच न आए, नहीं उनकी संपत्ति पर कोई आँच न आए, तब तक वे संत। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी, भगवान से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी की बुद्धिराम की बलमन साहस यानी शरारत। बलमन साहस यानी शरारत। यानी रूपा स्वभाव से तीव्र थी पर ईश्वर से डरती थी। अतः बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता यानी रूपा की तीव्रता उतनी न थी खलती थी मन में जितनी बुद्धिमान राम की बलमन साहस यानी शरारत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था, यानी वो बूढ़ी काकी पर अत्याचार कर रहा है, ये उसे खेद होता था। विचारते कि इस संपत्ति के कारण, और ये इतनी जो संपत्ति मुझे मिली है, इस संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूं। भला मानुष यानी भला भला मानुष यानी बड़ा, यानी इस संपत्ति के कारण, ये जो संपत्ति पूरी काकी से मुझे मिली है, उस काकी की वजह से
मैं आज समाज में बैठा हूँ, इस संपत्ति के कारण मैं समाज में बैठा हूँ। लोग मुझे भला आदमी कहते थे। उसका स्वभाव कैसा था? उसका स्वभाव सज्जन था और रूपा का स्वभाव तीव्र था। फिर भी बुद्धिराम को अपने सज्जन होने के कारण वो जो काकी पर अत्याचार कर रहा था, यानी समय पर खाना नहीं देना तो पूरी भरपेट खाना नहीं देना, और यह बात बूढ़ी काकी को खटकती रहती थी। लेकिन खटकने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि नेत्र, हाथ, पैर सब जवाब दे चुके थे और पृथ्वी पर वह लेटे हुए पड़ी रहती थी और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते थे। लेकिन बुद्धिराम को यह पता था ये जो सारी संपत्ति है यह काकी की है और उसकी वजह से मैं भला आदमी बन गया हूं। और रूपा और पंडित बुद्धिराम दोनों ही काकी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और उस अच्छा व्यवहार न करने की वजह से लड़कों को बुड्ढों से स्वाभाविक विद्वेष होता है। और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो बूढ़ी काकी को और सताया करते थे। यानी पंडित बुद्धिराम और उनकी पत्नी रूपा उनके साथ व्यवहार न करते थे और लड़कों को उन बूढ़े लोगों के प्रति एक शत्रुता वैर होता ही है। और जब माता पिता इस प्रकार काकी के साथ व्यवहार करते थे तो वह भी बूढ़ी काकी को क्या करते थे? सताया करते थे। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर कुल्ली करके कर देता। काकी चीख मारकर जोर जोर से रोती। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती। तो उसी वक्त रूपा घटनास्थल पर आकर पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जीवा कृपाण का कदाचित ही वो क्या करती थी? प्रयोग करती थी। तो हम यही रुकते हैं। तो इस प्रकार बूढ़ी काकी तब रोने लगती कि जब भोजन का समय टल जाता और उसका परिमाण पूर्ण न होता और जब बाजार से कोई वस्तु उसे न मिलती तो बूढ़ी काकी क्या करती? रोने लगती। जब घर वाले उनकी इच्छा के विरुद्ध बात करते तभी भी वो क्या करती थी? रोने लगती थी। बूढ़ी काकी को लड़के इस तरह सताते थे, कोई उनकी चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ला कर देता। तो बूढ़ी काकी लड़के से इस तरह सताते थे। ऐसा इन दोनों का स्वभाव था, यानी पंडित बुद्धिराम का और रूपा का। पंडित बुद्धिराम का स्वभाव था देखने में सज्जन, पर तब तक जब तक कोष पर आँच न आए तब तक वे सज्जन। रूपा तीव्र स्वभाव, पर वह क्या करती थी? ईश्वर से डरती थी, परमेश्वर से डरती थी। बूढ़ी काकी में बची हुई तो केवल दो बातें हैं। कौन सी? एक जीवा स्वाद और अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए सिर्फ रोना, ये दोनों बातें वह करती थी। बूढ़ी काकी के परिवार में अब एक भतीजे के सिवाय और कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति भतीजे के नाम पर कर दी थी। बूढ़ी काकी के नेत्र, हाथ, पैर आदि सब अंग जवाब दे चुके थे। तो इस प्रकार की जो बूढ़ी काकी है, इस बूढ़ी काकी पंडित बुद्धिराम और रूपा और उनके जो बच्चे हैं उनका बूढ़ी काकी के साथ किस प्रकार व्यवहार होता है, यह बातें हमने इस भाग में देखी। और अगले भाग में हम देखेंगे कि बूढ़ी काकी के साथ किस प्रकार व्यवहार होता है। धन्यवाद बच्चों। आपको ये वीडियो कैसे लगा इसे शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।